यूपीएससी 2017 का पर्यावरण और पारिस्थितिकी का अध्ययन करेंगे। ये जो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए परिपक्व उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं आपको बता दूं, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार उन्होंने कई प्रावधान किए गए। ऐसे जीवों को रखा गया इसमें जिसको आगे चल के खतरा था, जो प्रजाति नष्ट हो सकती थी। उनमें घड़ियाल, जंगली गधा, जंगली भैंसा, बाघ, घड़ियाल, ये कछुआ, ये सब रखे गए। देखिए, ऑप्शन में तीनों मिल रहे हैं, घड़ियाल भी है, जंगली गधा भी है, जंगली भैंसा भी है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया था, जिसमें बाद में संशोधन किया गया और भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम रख करके 2003 में संशोधन किया गया और इसका नाम भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 2002 रखा गया। ठीक है। चलिए, बाकी जो आपको इसमें सब दिया गया है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि ये 1972 में आया और जो मैंने आपको बताया कि इसमें 6 अनुसूचियाँ हैं और इनमें से क्या क्या चीज़ें हैं, घड़ियाल है, गधा है, जंगली भैंसा, इनका शिकार नहीं किया जा सकता। और जो IUCN ने संकटग्रस्त जंतुओं की सूची 2016 में शामिल किया था, किसको? जंगली गधा को। तो आपने इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन सीखे। पहला, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब का है? 1972। दूसरा, इसके अंतर्गत किनको शामिल किया गया है? घड़ियाल, जंगली भैंसा, जंगली गधा। IUCN ने जंगली गधा को कब शामिल किया? 2016 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? 2003 में। नया नाम क्या हो गया इसका? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002। कितनी अनुसूचियाँ हैं इसमें? 6 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, परिस्थितिकी दृष्टिकोण में पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, देखिए है तो ये, इसका आंसर होगा सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। क्यों होगा? ये इसका ज़्यादातर पार्ट है पश्चिमी घाट में, लेकिन ये पूर्वी घाट को भी टच करता है। ठीक है, तो इसलिए पूछा है कि इसका महत्व सब संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में किसका महत्व अधिक है? तो ये सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, ये पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एक बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र है जो कि जून 2017 में घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन इसलिए आया था क्योंकि ये 2017 का सॉल्व पेपर है, इसलिए करंट से इसको रिलेट कर सकते हैं। इसकी अवस्थिति पश्चिमी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु को इंगित की जाती है, तमिलनाडु में इंगित की जाती है, तमिलनाडु में है, मैंने पहले बताया आपको। और 2017 में इसमें बाघों की संख्या 25 थी और ये एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है जो पश्चिमी और पूर्वी घाट को संरक्षित क्षेत्र है। यह अन्य 4 क्षेत्रों में भी है, इसमें से और भी इसके अंदर 4 क्षेत्र हैं। पहला, बिलीगिरंगी स्वामी मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य, सिंगूर पठार, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के मध्य एक संपर्क क्षेत्र भी है। देखिए, इस क्वेश्चन से आपने कई क्वेश्चन सीखे। पहला, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु। पूर्वी और पश्चिमी घाट को संपर्क के रूप में स्थापित करना कौन करता है? जो दोनों संपर्क है वो तो नीलगिरी करता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट सत्यमंगलम भी है क्योंकि ये इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद बिली निरंगी स्वामी मंदिर और निठूर और मुदुमलाई बांदीपुर के मध्य एक संपर्क क्षेत्र कौन है? ये है सत्यमंगलम। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की स्थापना कब की गई थी? 2017 में। ठीक है, और टाइगर की संख्या कितनी है? बाघों की 25 होगी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि वाणिज्य में प्राणी जात एवं वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस फॉर फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स ट्रैफिक के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रैफिक संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक ब्यूरो है, पहला ये कह रहा है। किसके अंतर्गत है? UNEP, ये तो गलत हो गया। UNEP
तो यूएनईपी नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि फौना एंड फ्लोरा के लिए IUCN ने साथ किया था, तो यूएनईपी तो है ही नहीं। ठीक है। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना था कि वन्य पादपों एवं जंतुओं के व्यापार को प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। ये तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, तो इसका दूसरा सही होगा, तो ऑप्शन बी राइट है। ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि IUCN और WWF ने ही साथ में मिलकर किया था, वही चीज़ लिखी है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्य नहीं है ये, बल्कि इसका नियंत्रण एवं संचालन ट्रैफिक समिति के माध्यम से किया जाता है, जिसमें IUCN और WWF के सदस्य शामिल होते हैं। और आपको पता होगा ये गैर सरकारी संस्थान है जो ये निश्चित करता है कि पादप और जंतुओं का व्यापार जो प्रकृति के संरक्षण के लिए खतरा ना हो जाए। नेक्स्ट है, प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण बायो रेमिडिएशन तकनीकी कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। पहला, यह प्रकृति को खंडित होने वाले जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ रखने की तकनीकी है। दूसरा, पहला तो सही है, क्यों? क्योंकि देखिए कह रहा है यह तकनीकी घटित होने वाले जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीकी है। मतलब कि इसमें जैव के द्वारा जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी हेल्प से आप प्रदूषण को ही साफ कर दीजिए, ये तो सही है। दूसरा, कैडमियम लेड जैसी भारी धातुओं के संयुक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। बिल्कुल गलत, ये नहीं है ना, कैडमियम और लेड ये संदूषक नहीं है। ठीक है। थर्ड देखिए, जैवोपचारण के लिए विशेषता अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए अनुवंशिकी इंजीनियरिंग जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है, ये तो सही है। तो पहला और तीसरा देखिए किस में है, सी ऑप्शन में, तो इसका आंसर होगा सी। तो आपने देखा कि इसका आंसर सी होगा। ठीक है। जो चीज़ें मैंने बताई देखिए यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। प्रदूषक की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में वही मैंने जो बताया कि सूक्ष्म जीव की हेल्प लेते हैं, एंजाइम्स का यूज करके जो प्रदूषित है उसको संदूषित करते हैं, मतलब साफ करते हैं। ठीक है। और मुख्य रूप से आपने क्लोरीन युक्त कीटनाशक का प्रयोग किया भी होगा जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ लिया। ठीक है। और इसके महत्वपूर्ण घटक ये हैं सूक्ष्म जीवों की संख्या, ऑक्सीजन, जल, पोषक तत्व और तापमान। अब से देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है। इंटरव्यू में भी आपके IAS में पूछी जा सकती है कि यहाँ कि आपका अगर जैव उपचारण करेंगे तो इसमें से आपके साथ क्या क्या समस्याएं देखने को मिल सकती है। पहला, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, क्योंकि ये उच्च कोटि की होती है, ये सभी जगह उपलब्ध नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरा, इसमें से आपके पास एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कुछ कारण। देखिए जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत अच्छे लेवल के हैं, आप इंटरव्यू के उद्देश्य से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं बताता भी जाऊंगा कुछ चीज़ें। कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। आप मुझको ये बताइए, अगर हमारे इन्वायरमेंट से तितलियों की संख्या कम होगी तो क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। पहला, तितलियाँ क्या करती हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में बैठती हैं, तो इससे जो परागण की क्षमता होगी, परागण जो होता है वो कम होगा। पहली समस्या तो ये देखने को मिलेगी। और जो जीव जंतु तितलियों पर निर्भर रहते हैं, तितलियों को खाते हैं, तो वो भी, क्योंकि उनको तितलियाँ कम होंगी तो उनको भोजन कम मिलेगा, तो वो भी विलुप्त हो सकते हैं। ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएंगे। पहला, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल सही भी मैंने बताया पौधों पे। कुछ कृषि पौधों की कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। कवक की तो बात ही नहीं होगी, ये तो गलत हो गया। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि पर गिरावट हो सकती है। मैंने अभी बताया ना कि ये सब खाते हैं उसको, तो पक्षी वक्षी ये सब इनको भी प्रॉब्लम होगी। तो इसका आंसर कौन सा, पहला दूसरा तो गलत होगा, पहला और तीसरा। तो किस ऑप्शन में, सी में। देखिए सी में दिया गया है। ठीक है। चलिए ये जो मैंने बोला है देखिए वही सब सारी चीज़ें लिखी हैं कि पशुओं में परागण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। और तितलियों की संख्या में गिरावट आ सकती है, तभी बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की संख्या में गिरावट हो सकती है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है। खाद्य श्रृंखला आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो बाद में जैसे हमारे सॉल्व पेपर्स 2-4 हम लोग 3 से 4 कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव, लेकिन इस
उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों को क्या संभावित सीमाएं हैं। देखिए इंटरव्यू में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन जैसे हमारी इंडिया है विकासशील देश है तो इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, आपको क्या क्या चुनौतियां मिलेंगी अगर आप आईएएस के रूप में सेलेक्ट हो गए या आप किसी विभाग में सचिव बन गए, सहायक बन गए, तो आप क्या क्या चीज़ें सलाह दे सकते हैं। और आपको क्योंकि अगर आप कोई चीज़ में आप कार्यरत हैं तो आपको क्या क्या चुनौतियां मिलेंगी और उसका सामना आप कैसे करेंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चनों को लेकर के चलिएगा। जैसे कह रहा है पहला टॉपिक कह रहा है कि शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो शैवाल है आप उसको थल में भी प्राप्त कर सकते हैं और स्थल में भी, तो पहला आपका गलत हो गया। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे देखिए पहला ही गलत कर देते आप, ठीक है। सेकेंड कर देखिएगा, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा करने पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ प्रौद्योगिकी की जरूरत होगी। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग की, वो भी उच्च कोटि की, ठीक है, हाईली, तो इसलिए सेकंड आपका सही है। थर्ड देखिए, आर्थिक रूप से व्यवहाररत उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होगी जिससे पारिस्थितिकी और सामाजिक सरोकार उत्पन्न होगा। देखिए आर्थिक रूप से, देखिए पैसा तो लगेगा ही, तो तीसरा भी सही हो जाएगा। तो दूसरा तीसरा किस में है? बी में, तो ये भी सही हो गया, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन गिवन है वो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जन के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन में न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में कौन सा संभावित स्थान हो सकता है, ठीक है। देखिए पहले आप क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जन के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में कौन सा संभावित स्थान हो सकता है, ठीक है, कम होने के लिए कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला कह रहा है परित्याज्य एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर, ये भी सही है। दूसरा कह रहा है कि निशेष तेल एवं गैस भंडार, ठीक है, मतलब कि होंगे नहीं तो कहाँ कोयला होगा, तो ये भी सही, ऊपर वाला भी सही है, ठीक है। भूमिगत गंभीर लौड़ी सेल समूह, मतलब कि यहाँ से भी कोयला नहीं निकलेगा, ठीक है। मतलब कि आपके पास तीनों होगा। क्यों तीनों होगा? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अब निकलने की जो उत्सर्जन की क्षमता होगी वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उत्पाद ही नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी, ये सही, तो डी ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए आप इसमें रीड भी कर सकते हैं, कह रहा है क्या कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, तीनों पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। यह वैश्विक तापन को समाप्त करने का एक कारगर उपाय सिद्ध हो सकता है इन तीनों की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आया कि एम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा गया। अब आप ये बताइए, जब भी कभी द हिंदू आप पढ़ते होंगे, ठीक है, तो द हिंदू में ये वर्ड आया था जब 2017 में आप लोगों ने की एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसमें से ये वर्ड अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो मिला होगा, ठीक है। अभी भी जो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अगर द हिंदू पढ़ेंगे तो उससे ही कई क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन उसी का है। तो कह रहा है कि एम स्ट्रिप्स, पहले आपको एम स्ट्रिप्स पता होना चाहिए, ठीक है, कि एम स्ट्रिप्स की बात किस में हो रही है। देखिए अगर आपको पूरा फुल फॉर्म नहीं भी लर्न है तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर एस के बाद टी आया है, टी आया है ना, और टी का मतलब होगा टाइगर, तो टाइगर के संरक्षण की बात की है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, तो इसका ऑप्शन बी लिखा है ना, बाघ अभ्यारण्यों के रख रखाव, ये इसी के लिए था, ठीक है, टाइगर को सुरक्षित करने के लिए है। देखिए इसका ऑप्शन बी। अब आप इसमें से देख रहे होंगे कि एम स्ट्राइप्स का मतलब आपको पता होगा, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड द इकोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है, कि आपको देखना है कि टाइगर्स की प्रोटेक्शन सही से हो रहा है, कि कितने टाइगर्स बढ़े हैं, कम हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, मतलब कि पूरी निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर 2014 से स्टार्ट हो गया था, 2010 से सभी जो अभ्यारण्य थे तो वहाँ पर ये स्टार्ट हो गया था, सभी की देखभाल होने लगी थी बाघों की इसके द्वारा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए आप ऊपर हेडिंग देख रहे होंगे, यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पेपर है, ठीक है। ठीक कह रहा है भारत में डब्ल्यूटीओ के व्यापार को सुकर बनाने के कारगर को अनुसमर्थन किया है, बिल्कुल सही है। भारत ने डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, व्यापार से संबंधित है, उसको सुकर मतलब सुविधा की सुलभ बनाने के लिए, तो पहला तो सही होगा। दूसरा TFAWTO के बाली मंत्री स्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है,
2013 का एक भाग है, बिल्कुल सही, 2013 में स्टार्ट हुआ था। दूसरा, TFA जनवरी 2016 में प्रवृत्त हुआ, नहीं 2017 में हुआ था, इसलिए तीसरा तो गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला और दूसरा ए में। ठीक है, यही सब सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची खा के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया है, तो इसका निहितार्थ क्या है। देखिए, पहले आप ये समझिए कि जो अनुसूची खा के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़, देखिए अनुसूची खा, इसमें मैंने आपको बताया था कि 6 अनुसूचियाँ बनी हैं, उन 6 में ये दूसरे नंबर की आती है। ठीक है, तो इसमें से दूसरे के अंतर्गत कछुओं को रखा गया है, बाघों को रखा गया है। ठीक है, तो इसमें बस यही है कि किसमें कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जो बाघों का है, तो ये यही सही है। ठीक है, आपको बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लास्ट वाला देखिए बी और सी है, तो एक ए ही है, तो इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने की प्रस्ताव रखा गया है। देखिए, आपको पता होगा जो शेर है, एशियाई शेर, वो गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको वहाँ से लेकर के जो कूनो पार वन्यजीव अभयारण्य है वहाँ रखा गया, ये पड़ता है एमपी में। तो गुजरात से निकाल करके कुछ शेर थे, एशियाई शेर थे, उनको एमपी में भेजा गया है कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य में, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप नीचे रीड भी कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन गिवन है। नेक्स्ट देखिएगा। ठीक है, कह रहा है भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। कह रहा है ये यूरोपीय संघ की एक पहल है, तो बिल्कुल सही बात है कि उसकी एक पहल है। दूसरा, यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनको विकसित नीतियों और बजटों को जलवायु परिवर्तन को एकीकृत हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस ये यूरोपीय संघ ने मिलकर स्टार्ट किया था। इसका उद्देश्य ये था कि पर्यावरण में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, पर्यावरण की हानि हो रही है, तो पर्यावरण पर ज़्यादा ध्यान विकसित देश ही रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो विकासशील देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, और जो द्वीप में जो लोग रहते हैं, उनका ज़्यादा टाइम, तो वो आर्थिक स्थिति से इतने कमज़ोर हैं कि वो उनको अपने खाने पीने रहने की व्यवस्था करने में ही दिक्कत हो रही है, तो वो अपना पैसा पर्यावरण पर कैसे खर्च कर सकते हैं। तो फिर इन यूरोपीय संघ ने क्या किया, विकसित देशों से कहा कि जो अल्प विकसित हैं, जो विकासशील है, इनकी आप मदद करिए। फिर इन लोगों ने एक बजट बनाया और उस बजट के द्वारा इन देशों को सहयोग प्रदान किया गया कि आप लोगों के पास पैसा नहीं है तो आप इस कोष बनाया, उससे आप लीजिए और अपने देश पर जो पर्यावरण की हानि हो रही है उसको रोकिए। ठीक है, तो ये जलवायु क्लाइमेट चेंज अलायंस यही है। अब आपको ये क्वेश्चन जल्दी आ जाएगा। तो पहला तो यूरोपीय संघ ने बनाया, तो क्लियर है। दूसरा, लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनको विकसित नीतियों और बजटों की जलवायु परिवर्तन को एकीकृत हेतु तकनीक एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, अभी मैंने बताया, ये भी सही है। इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान WRI, गलत हो गया, की धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद द्वारा किया जाता है, ये तो गलत ही है। ठीक है, तो ये इन्होंने सहयोग किया ही नहीं, तो पहला और दूसरा तो ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। जैव ऑक्सीजन मांग, देखिए आपने ये देखिए, कहा जाता होगा कि जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करिए तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्लास आई थिंक 8th है या 9th का क्वेश्चन है। ठीक है, जैव ऑक्सीजन मांग, जैव ऑक्सीजन का मांग मतलब BOD का फुल फॉर्म होगा बायो ऑक्सीजन डिमांड, किसके लिए एक मानक मापदंड है। तो किसके लिए मानक मापदंड है। देखिए, आपने कभी भी सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा मोदी जी बार बार कहते हैं हम गंगा को साफ़ करेंगे, गंगा इतनी साफ़ हो गई, यमुना इतनी साफ़ हो गई। कैसे उनको पता चलता है साफ़ हो गई? क्या वो लोग वोट में लेके जाते हैं? क्या वो ड्रोन से चेक करते हैं? कैसे चेक करते होंगे साफ़ हो गई? इसी से साफ़ करते हैं BOD से। BOD से मतलब कुछ साइंटिस्ट जाते हैं, वो जो बह रहा होता है, ठीक है, फ्लोइंग वाटर होता है, उसको लेते हैं, लेने के बाद उसको एक बॉटल में फिल करते हैं, उसके बाद वो लैब ले जाते हैं, और लैब ले जाने के बाद वहाँ पर चेक करते हैं कि उसमें ऑक्सीजन है कितनी नहीं है। ठीक है, तो मतलब इसी से चेक करते हैं, जिस वाटर में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उसे उतना ही उसको BOD नंबर उसको उतना ही ज़्यादा मिलता है, और वो उतनी ही ज़्यादा स्वच्छ मानी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण का मापन के लिए होता है।
ठीक है, कि कौन सी रिवर कितनी शुद्ध है कितनी खराब है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास यूएन हैबिटेट की भूमिका संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है। देखिए कौन सा सत्य है। पहली बात आप ये देखिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास की भूमिका क्या है, और आपको पढ़ना और आपको बताना है। पहला दिया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावास को आज्ञापित किया है कि वह सामाजिक पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों और शहरों को संवर्धित करे जो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करे। हैबिटेट का मतलब होता है आश्रय प्रदान करना, तो इसका तो पहला तो सही हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा। इसकी साझेदारी सिर्फ सरकारें और स्थानीय नगर प्राधिकरण ही हैं। बिल्कुल गलत, सिर्फ सरकारें नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावास सुरक्षित पेयजल आधारभूत स्वच्छता तक पहुंचाने, बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था की समग्र उद्देश्य में योगदान करता है। ये वाला सही होगा, थर्ड वाला भी। तो पहला भी सही, तीसरा भी। क्यों? क्योंकि देखिए यूएन हैबिटेट ने बताया कि अगर आपको बेहतर नगरीय भविष्य चाहिए तो सबसे पहले आप लोगों को रहने की उचित व्यवस्था करिए, मतलब हैबिटेट दीजिए। तो पहला इसलिए सही हो गया। दूसरा, अगर आपने उसको रहने की हैबिटेट दे दिया है, घर दे दिया है, तो उसको स्वच्छ पानी पहुंचाइए, और स्वच्छ पानी पहुंचाएंगे तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो अपना जीवन अच्छा कर पाएगा, और वो अपना जीवन अच्छा कर पाएगा तो वो देश के निर्माण में योगदान दे पाएगा। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC G20 समूह के देशों की एक अनोखी पहल है। आपसे ये कह रहा है। ठीक है, तो ये अल्पजीव जलवायु प्रदूषण के न्यूनीकरण हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु संगठन G20 समूह के देशों की अनोखी पहल है। ये गलत है। ठीक है, अभी बताऊंगा क्यों गलत है। CCAC मीथेन, काला कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को केंद्रित करता है, तो ये बात सही है। ठीक है, ये CCAC का मतलब ही यही होता है। ठीक है, तो इसका बी बस सही, मतलब ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देखिए क्यों सही है, क्योंकि अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की पहल है। किसकी पहल है? UNEP की, और उसने ऊपर क्या कहा है? G20 की, इसलिए गलत हो गया था। ठीक है, और CCAC का उद्देश्य यही है कि मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करना है। इसके अतिरिक्त खाद्य कोड श्रृंखला और प्रशीतक सेवा क्षेत्र में HFC को कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।